आप सभी को रेमो का नमस्कार। ज्योमेट्री के इस लेसन में आपका हार्दिक स्वागत है, जिसमें हम सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्टिन्यूटी यानी पिछला डिस्कशन जो है उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। समरूपता और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सिमिलैरिटी में मैंने आपको विजुलाइज कराने की कोशिश करी कि सिमिलैरिटी क्या है, कैसे विजुलाइज करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग आप वहाँ से ले सकते हैं सिमिलैरिटी के केसेस में। इस लेसन में हमारा फोकस है कि कुछ स्टैंडर्ड सिमिलैरिटी के केसेस डिस्कस किए जाएँ और इस लेसन के एंड में हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी की, कि कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी से कैसे डिफरेंट है और किन बातों का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो देखिए, सिमिलैरिटी में मैं मूव करूंगा और हम बात करेंगे कुछ स्टैंडर्ड केसेस की जहां पर सिमिलैरिटी थोड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको आइडेंटिफाई करके रखनी है। बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे, सिमिलैरिटी का इस्तेमाल ज्योमेट्री में लगातार चलता रहता है, तो वन विल डू क्वेश्चंस, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। बहुत सारे नए नए केसेस भी दिखेंगे जहाँ पर सिमिलैरिटी होती है, बट स्टिल लेट्स स्टार्ट। और कुछ केसेस हैं जो सिमिलैरिटी के स्टैंडर्ड है, जो आपको जानने की ज़रूरत है, वो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। तो देखिए, स्पेशली मैं अभी बात करूँगा, सबसे पहले वो बात करूँगा मैं राइट एंगल ट्राइंगल के केस में सिमिलैरिटी। तो देखो, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि जैसे आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, लेट्स से मैं बात कर रहा हूँ कि राइट एंगल ट्राइंगल में देखो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल तो मैंने आपको बता दिया कि हमेशा सिमिलर होते हैं। अब जैसे आपके सामने ये राइट एंगल ट्राइंगल है, लेट्स से, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए क्या होता है, सिमिलैरिटी जब स्केलिन राइट एंगल ट्राइंगल मान लिया आपका हो जाता है, आइसोसेलेस वाला केस नहीं है। जैसे मैंने कहा कि इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ बी है, अगर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, ये वाला केस मैं बात कर रहा हूँ। तो स्केलिन राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब विषमबाहु त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, और इसके केस में मुझे अब ये चीज़ सॉल्व करनी है। लेट्स से सिमिलैरिटी के केसेस देखने हैं। तो आपको पता है कि अगर आप इस एंगल को थीटा मानोगे तो यहाँ पर ये एंगल क्या हो जाएगा, आपका 90 माइनस थीटा हो जाता है। ये एंगल 90 माइनस थीटा होता है। तो अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल में सिमिलैरिटी कभी भी खोजनी है, जो कि विषमबाहु राइट एंगल ट्राइंगल है, लेट्स से, ठीक है, त्रिभुज है, इट इज़ नॉट स्टैंडर्ड आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में तो पता ही है कि होता ही है। तो क्या करना है आपको बस यही स्ट्रक्चर खोजना है कि आपको 90 डिग्री वाला इक्वल, तो देखो आपको पता है कि ट्राइंगल की जो सिमिलैरिटी है, ठीक है, उसमें आपको पता ही है कि तीनों एंगल सेम होने ही चाहिए। अब राइट एंगल ट्राइंगल, अगर मैंने बोला कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको कोई कन्फ्यूजन है? एक एंगल तो पहले से ही बराबर है। अगर एक एंगल पहले से ही बराबर है तो मुझे करना क्या है, एक और एंगल मैच कर देना है। तो अगर कभी भी आपको टू राइट एंगल ट्राइंगल्स दिखें जो आइसोसेलेस ना हो और वहाँ पर आपको सिमिलैरिटी देखनी है, तो आपको सिर्फ जो नॉन 90 डिग्री एंगल है, जो राइट एंगल है वो तो ही है, जो राइट एंगल नहीं है उन दोनों में से कोई भी एक एंगल बराबर प्रूफ कर देना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि देखो, एक ये ट्राइंगल है मेरे पास, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल मेरा 30 डिग्री है, ठीक है। फिर मैं आपसे कहूँ कि देखो मेरे पास एक दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है और दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 30 डिग्री है। आपको पता है ये दोनों सिमिलर होंगे ही होंगे। क्यों सिमिलर होंगे? क्योंकि इट्स वेरी सिंपल कि जो 90 डिग्री है वो तो बराबर है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक एंगल तो पहले ही बराबर है, मुझे बस केवल एक अगला एंगल देखना है। यहाँ मुझे 30 दिख गया, ऑल आर इक्वल, ठीक है। दैट इज़ व्हाट आपको दिमाग में रखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल में मैं सिर्फ अदर देन 90 एंगल कोई भी एक बराबर कर देना होता है। तीसरा एंगल अपने बराबर हो गया क्योंकि दो बराबर हो गए, तो यहाँ आसान होता है इसको देखना। अब राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए, एक स्पेशल जो केसेस हैं वो आपको अंडरस्टैंड करना है कि सिमिलैरिटी बहुत तरीके से मिलती है। जैसे मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको आपको ध्यान से देखना है। ये ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया, मैं थोड़ा नोटेशन दूंगा ताकि मैं आपको ये चीज़ें बता पाऊँ। ABC हो गया, और इस पॉइंट को मैं कुछ भी बोल सकते हो आप, लेट्स से मैंने H बोल दिया, H पॉइंट बोल दिया, ये भी आपका 90 डिग्री है। तो अब अगर आप यहाँ पर इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो तो आपको बहुत सारे राइट एंगल ट्राइंगल्स देखेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल्स कैसे है, देखो पहले तो बड़ा वाला ट्राइंगल ही राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं उसको ABC बोल रहा हूँ। तो ABC ट्राइंगल आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। नोटेशन भी ऐसा करते हैं कि जो एंगल आपका 90 डिग्री है ना, ABC, वो बीच में लिखा हुआ है, तो एंगल ABC क्या है आपका, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। फिर मैं एक दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखा रहा हूँ, और वो राइट एंगल ट्राइंगल आपका क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो होगा आपका AHB। AHB भी राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर H राइट एंगल है। फिर एक ट्राइंगल आपको और दिखाता हूँ, और वो ट्राइंगल आपका क्या है, वो मान लिया कि आपने यहाँ से स्टार्ट कर लिया, तो वो आपका हो जाएगा BHC। तो मैंने यहाँ पर BHC राइट एंगल ट्राइंगल भी आपके सामने कहने के लिखा, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इतने राइट एंगल ट्राइंगल हैं। अब देखिए, मान लिया मैं यहाँ से भी परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर दूँ, यहाँ से भी ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ, इस पॉइंट को लेट से आप बोल दो कि ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है।
तो अभी देखो और भी ट्राइंगल्स आपको मिलते हुए दिखेंगे। मैंने आपके सामने फिर से लिखा कि देखो राइट एंगल ट्राइंगल जो आपका है BQH भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। इवन एक राइट एंगल ट्राइंगल आपका बन जाएगा HQC। इवन इफ आई राइट एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखेगा APH, ठीक है, APH बनेगा। यहाँ पर ये P पॉइंट पे राइट एंगल हो गया। फिर अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल मैं और लिखना चाहूँ यहाँ से, तो दैट सिंपल, दैट विल बी H P एंड B। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं राइट एंगल ट्राइंगल्स की जो आपके सामने मैंने यहाँ पर बनाई है। इवन ये ऊपर वाला ट्राइंगल भी एक राइट एंगल ट्राइंगल, APH मैंने लिख दिया ना, हाँ APH लिख दिया है। BPH भी लिख दिया है, हाँ ये भी लिख दिया है। HP भी लिख दिया, HP भी BPH हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि देखो ये ट्राइंगल तो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, जिसमें से अब मुझे देखना है कि क्या इनमें कोई सिमिलैरिटी है। आपको पता है कि एक एक एंगल तो 90 डिग्री सब में है ही है। अगर एक एक एंगल 90 डिग्री इन सब में है तो लेकिन मुझे ये अब देखना पड़ेगा कि क्या मेरा एक और एंगल बराबर हो रहा है। अगर एक और एंगल बराबर हो रहा है तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब सिमिलर करने के बाद भी चैलेंज है। कई लोग क्या करते हैं ना कि इनके केसेस में ना जब इनको लिखना होता है ना सिमिलैरिटी वाला रेशियो लगा नहीं पाते हैं, क्योंकि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं इनको मालूम नहीं चल पाता है। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि करस्पॉन्डिंग साइड्स को कैसे मालूम करोगे आप क्विकली, यहाँ आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए जैसे कोई राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया होगा और थीटा की वैल्यू आपको पता नहीं है, थीटा की वैल्यू आपको पता नहीं है, थीटा कुछ भी हो सकता है। तो पहला काम आप ये करना कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि देखो पता है आपको कि ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो क्यों ना एक एंगल ले लेते हैं। एंगल आप आइसोसेलेस वाला मत लेना, रादर आप कह देना कि ये लेट से 30 है, तो ये एंगल अपने आप 60 हो गया बड़े वाले ट्राइंगल में। अब इसके हिसाब से सारे एंगल्स आप लिख देना, ये 30 हो जाएगा, ये 30 होगा तो ये पूरा राइट एंगल है तो ये वैल्यू आपकी 60 हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी 60 हुई तो इतना वैल्यू आपका 30 हो जाएगा, ये 30 होगा तो ये आपका 60 हो गया, ये 60 हुआ तो ये आपका 30 हुआ, ठीक है, ये 30 हुआ तो ये आपका 60 हुआ। तो इस तरह से देखो मैंने बहुत सारे एंगल्स लिख दिया। जब मैं बहुत सारे एंगल्स लिख दूंगा तो आप अब देखो सिमिलैरिटी कैसे लिखोगे। जो ये ट्राइंगल्स आपके सामने लिखे हैं आप क्विकली चेक कर सकते हो कि मुझे करना क्या है। देखो अगर ABC को आप ध्यान से देखते हो तो B परपेंडिकुलर है, B पे परपेंडिकुलर है तो B जो है समकोण है, समकोण पे सब में बीच में आ ही रहा है। मैं उसी ऑर्डर में लिखूंगा कि ये सिमिलर है कि नहीं है। सारे ट्राइंगल को ध्यान से देखना। A आपका 60 डिग्री है तो पहला मुझे 60 डिग्री वाला वर्टेक्स चाहिए, बस पहला 60 वाला। देखो सारे ट्राइंगल जितने भी राइट एंगल मैंने यहाँ दिखाए हैं आपको, वो सारे ट्राइंगल क्या हैं आपके 30 60 90 ट्राइंगल हैं कि नहीं है, सब 30 60 90 है। अब ऑर्डर क्या है अगर मुझे वो देखना है तो आई कैन क्विकली सी थ्रू दिस प्रोसेस। मैं आपको समझाता हूँ। A 60 डिग्री वाला है, आप देखो कि इसमें एक 60 वाला हो गया तो ये दोनों सिमिलर होंगे ही। दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक 90 डिग्री है और 60 60 ए कॉमन है, होंगे ही सिमिलर, कोई सोचना ही नहीं है। BSC और BQH में बहुत ध्यान से देखना, एंगल B जो लिखा हुआ है देखते हैं कि वो सेम एंगल है कि नहीं है। देखो BHC की अगर मैं बात करूं, BHC की बात करूं और अगर बहुत ध्यान से आप देखोगे तो BHC अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये एंगल क्या है, B एंगल क्या है यहाँ पर BHC इस ट्राइंगल में B एंगल है आपका 60 डिग्री, तो ये भी 60 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। BQH ध्यान से देखो, BQH में भी यही वाला एंगल की बात हो रही है तो ये भी 60 डिग्री हो गया, 90 अगला, सही है। HQC मैं देख रहा हूँ कि ऑर्डर सही लिखा है कि नहीं, ताकि आप जब रेशियो लिखना शुरू करो तो आपको दिक्कत ना हो। फिर आपने कहा ये है H वाला एंगल लिया HQC में गए तो H वाला ये 60 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। APH में गए, A 60 डिग्री से शुरू हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। HPB में गए, HPB ये भी 60 डिग्री है, सब कुछ सही ऑर्डर में ही मैंने लिखा था। अब पता है जैसे ही आपको ये क्लियर हो गया कि भाई ये 90 है और ये सारे 60 वाले पहले लिखे हुए हैं, और यही फ़ायदा हुआ मेरा 30 60 लेने का। इसको राइट एंगल ट्राइंगल में एग्जाम में हो सकता है कि क्वेश्चन में थीटा हो, पर थीटा को एक वैल्यू से रिप्लेस कर लेना जस्ट फॉर लुकिंग एट कि ये राइट एंगल है कि नहीं है, आई मीन सिमिलर है कि नहीं है। वो 30 से रिप्लेस करके देख लेना, उसके बाद चेंज कर लेना अपना, ठीक है। अगर थीटा दिया होगा बाद में थीटा ले लेंगे। अब क्या करना है, ये AB AH BH BQ HQ AP सब ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए, ऑल बिकेम करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, दे ऑल आर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो जब आप रेशियो लिखना शुरू करोगे, जैसे मान लिया आपने कहा कि मैं इन दो ट्राइंगल को पकड़ रहा हूँ, तो इन दो ट्राइंगल में देखो AB का करस्पॉन्डिंग साइड है AH, तो AB अपॉन AH जो भी होगा दैट विल बी BC अपॉन HB, ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हो गया। इवन आप फर्दर लिख सकते हो कि AC अपॉन AB, क्योंकि ऑर्डर अगर सही लिखा हुआ है ना ट्राइंगल का तो आसान होता है, आप केवल ट्राइंगल देख के ही लिख सकते हो रेशियो। आई नीड नॉट टू गो बैक टू द ट्राइंगल। अगर ये ऑर्डर मैंने वही लिखा है
कि सेम एंगल वाला वर्टेक्स एक साथ लिखा हुआ है और उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है ना। जैसे ABC अगर PQR के सिमिलर है और वो इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि A वाला एंगल P के बराबर है, B वाला एंगल Q के बराबर है और C वाला एंगल R के बराबर है, तो अगर ऑर्डर सेम है तो हम सीधे ट्राइंगल की इन्हीं वैल्यूज़ को उठा के रेशियो लिख सकते हैं, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ से मिल जाएंगे। गड़बड़ी कब होती, जब यहाँ पर आपने गलती से मान लिया BPH लिख दिया होता, तो ये तो परपेंडिकुलर है पर ये 30 वाला पहले आ गया। अब आप नहीं कह सकते कि BP करस्पॉन्ड कर रहा है AP को, क्योंकि AP अलग चीज़ है, A 60 है वहाँ B 30 है, लेकिन जब HP भी लिखा हुआ है तो ये करेक्ट है HP। तो AP और HP का रेशियो आपका PH और PB के रेशियो के बराबर होगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको क्विकली मिल जाएगी। तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल ये केस इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, जो मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई कि इसमें फर्दर सिमिलरिटी बन सकती है। अगर आप फिर से यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाल दो, फिर 30 60 90 का ट्राइंगल बनेगा, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया, फिर 30 60 90 का ट्राइंगल बनेगा, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाल दो, फिर 30 60 90 ट्राइंगल के नए नए बन जाएंगे। तो कुल मिला के जब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का, तो इस राइट एंगल के ट्राइंगल के अंदर बहुत सारे राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे हम बना सकते हैं जो ओरिजिनल ट्राइंगल के सिमिलर होंगे, ओरिजिनल ट्राइंगल के सिमिलर होंगे। और फिर साइड रेशियो देके एरिया निकलवाना, एक स्केल फैक्टर देके दूसरी साइड निकलवाना, बहुत ज़्यादा स्कोप बनता है राइट एंगल ट्राइंगल के केस में सिमिलरिटी को यूज़ करने का, ये थीटा 90 माइनस थीटा की वजह से। तो उम्मीद है कि पहली बात तो इसको चेक करना आपके लिए आसान होगा। और जब भी आपको सिमिलरिटी लगानी हो तो देखो कैसे यूज़ करोगे, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। आप इस ऑर्डर को लिखने में इतना टाइम वेस्ट मत करिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है इसमें तो कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, मत करना। अगर आपको ऑर्डर नहीं लिखना है तो आपको हमेशा करस्पॉन्डिंग साइड कैसे मिलेगी ये मैं बताता हूँ। जैसे लेट्स से मैंने दो 30 60 90 के ट्राइंगल पकड़ लिए, एक मैंने ये पकड़ लिया, एक मैंने ये पकड़ लिया, लेट्स से ये वाला ट्राइंगल जो मैं अभी ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, और एक मेरा मान लेता हूँ बड़ा वाला ट्राइंगल है। तो बड़े वाले ट्राइंगल में आप कहोगे कि अपोजिट टू 30 डिग्री बड़े वाले ट्राइंगल में क्या है, AB है, तो अपोजिट टू 30 डिग्री मैंने AB लिखा। तो इस छोटे वाले ट्राइंगल में अपोजिट टू 30 क्या है, आप कहोगे PH है। तो अपोजिट टू 30 वाले का रेशियो मैंने यहाँ पर लिख दिया, बड़े का छोटे से। फिर मैं कहूँगा अपोजिट टू 60 डिग्री देखूंगा, फिर अपोजिट टू 60 डिग्री क्या है, यहाँ पर बड़े वाले में BC है, बड़ा वाला यहाँ पहले लिखा है तो यहाँ भी पहले ही लिखूंगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई देखो छोटे वाले में अपोजिट टू 60 क्या है, आप कहोगे PB है, तो यहाँ पर ये PB आ गया। इज इक्वल टू, अब हाइपोटेनस है ये वाला AH जो अपोजिट टू 90 डिग्री है, यहाँ अपोजिट टू 90 डिग्री का है BH, तो ये हो गया AH अपॉन BH। दैट्स सो सिंपल, नो कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल, राइट। तो मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ कि AB अपॉन PH इज इक्वल टू BC अपॉन PB इज इक्वल टू AH अपॉन BH। तो बस सिंपली करना क्या है, आपको सिंपली ये करना है कि आपको बस ये देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, उनका रेशियो जो होगा वो बराबर होगा। देयर इज नो कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व, ठीक है। तो ये कितने भी इटरेशंस कर लें, और अगर आप ये एंगल में जो वैल्यू मैंने बोली ना थीटा वाली चेंज करके 30 डाल देना, आसान हो जाएगा, क्योंकि नंबर्स के टर्म में फिर आप देखोगे 36 90 36 90 पता ही होगा, स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे ही होते हैं ना, 36 90 45 45 90, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, वो आप इजीली कहीं ना कहीं फिगर आउट कर लोगे और आसानी से आपकी वैल्यूज़ यहाँ पर सॉल्व भी हो जाएंगे और आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाली, राइट। तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल के केस में सिमिलरिटी की अगर हम बात करें तो, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वैलिड हैं कि अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, सिमिलर हैं, साइड अगर k टाइम्स है तो एरिया k स्क्वायर टाइम्स होगा, तो वो तो ऑलवेज वैलिड है, उसमें आपको कहीं कोई चैलेंज आना ही नहीं है और लेना भी नहीं है आपको। अब देखो सिमिलरिटी के कुछ और स्टैंडर्ड केसेस है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो आपको अभी से ध्यान रखना है, वरना आपको कई सारी थियरम्स भी रटनी पड़ जाती हैं। जैसे मैंने कहा आपसे, लेट्स से कि एक ट्राइंगल है मेरे पास A, B और C। तो अगर ट्राइंगल मेरे पास ABC है और इस ट्राइंगल को जो आपके सामने मैंने बनाया है, इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ कि AB पर ये एक पॉइंट है लेट्स से D और ये पॉइंट है E, और क्या दिया हुआ है कि आपका DE जो है ये पैरेलल है BC के, DE और BC आपस में पैरेलल है। यहाँ पर लिख दिया मैंने कि DE इज़ पैरेलल टू BC, ठीक है। तो इस केस में देखो क्या हो जाता है कि ये जो आपका ट्राइंगल ADE है ये सिमिलर हो जाता है, सिमिलर टू आपका ट्राइंगल ABC के। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3D में जब हम जाएंगे तो 3D में हम इसी सिमिलरिटी का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ के लिए? 3D में हम इसी सिमिलरिटी का इस्तेमाल करते हैं कोन के केसेस में, ठीक है। कोन के केसेस के क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होते हैं, तो वो जब हम 3D करेंगे तो हम आपको कहीं ना कहीं दिखाएंगे। तो अब ये सिमिलर क्यों है ये बताना मुश्किल नहीं होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि देखो आप ये कहोगे कि ये एंगल तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। देखो एंगल A, दिस इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स। अगर आप
इस ट्राइंगल को देखो तो यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा है तो चूंकि ये लाइन पैरेलल है तो पैरेलल लाइन में आपको पता है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, थीटा थीटा आपस में बराबर हो जाएंगे। ये एंगल देखो ध्यान से, अगर मैं इसको फाई बोलता हूँ तो ये फाई और फाई आपस में बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल बराबर हो गए। एक्चुअली में दो एंगल जहाँ बराबर होते हैं वहीं ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। तो अब इस केस में क्या होता है कि देखो सिमिलैरिटी जब इस तरह से आपने निकाली तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। और यहाँ से बहुत कुछ निकलने वाला है इंपॉर्टेंट, क्या किस तरह के सवाल बन सकते हैं, मैं आपको यहाँ बेसिक एक छोटा सा दिखाता हूँ। एडी अगर सिमिलर हो गया तो अब देखो क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये हो जाएगा कि देखो जैसे ही मैंने आपको लेट से कुछ दिया, मैंने कहा कि ये वैल्यू आपको मैंने प्रोवाइड कर दी, लेट से मैंने कहा ये एक्स है, ठीक है, ये मैंने वैल्यू बोल दी आपकी एक्स है, और ये पूरी जो वैल्यू है मैंने मान दिया लेट से बोल दिया वाई है, ठीक है, मैंने दे दिया आपको कि ये एक्स है और ये वाई है। तो आप सिंपली क्या बोलोगे कि देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख लेते हैं, ये फाई है और ये फाई है, तो आप कहोगे इसमें एक्स और ये जो आपका वाई है पूरा ये करस्पॉन्डिंग साइड हुए, छोटे ट्राइंगल का एक्स बड़े ट्राइंगल का वाई करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो छोटे से बड़े में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आया, एक्स अपॉन वाई आ गया, ये एक्स अपॉन वाई आ गया। तो यही रेशियो किसका किसका होगा, आप कहोगे जो रेशियो मैंने अभी लिखा है ए डी का रेशियो ए बी से होगा, ए डी का रेशियो जो मेरा ए बी से होगा वही मेरा सेम रेशियो अब होने वाला है ए ई का ई सी से, क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग साइड हुई, वही मेरा डी ई का रेशियो होने वाला है बी सी से, राइट। सो दैट सिंपल एक्स रेशियो वाई सबके बराबर हो गया। दोनों ट्राइंगल के अगर एरिया का रेशियो मुझे निकालना हो, एरिया रेशियो, तो आप कहोगे एरिया रेशियो अगर आप निकालने गए और वो भी ट्राइंगल ए डी ई यानी छोटे वाले ट्राइंगल का बड़े वाले ट्राइंगल से, ट्राइंगल ए बी सी से, दैट विल सिंपली बिकम एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर विदाउट एनी प्रॉब्लम। आई कैन से इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। सिंपल है, कोई भी मुश्किलात या मुश्किल नहीं होना चाहिए, राइट। तो देखिए एग्ज़ाम में क्या होता है कि किस तरह से चीज़ें आपसे टेस्ट की जा सकती हैं, जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे बहुत इत्मीनान से आपको एक क्वेश्चन देखना है। लेट से मैंने आपको ये डायग्राम बना के दिया और मैंने कहा कि ये इसके पैरेलल है, ठीक है, ये इसके पैरेलल आपको प्रोवाइड कर दिया, ट्रेपेजियम इसको बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर समलम चतुर्भुज हिंदी में बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं कि आपको सिर्फ इतना बना के दिया लेट से, और बोल दिया कि ये रेशियो जो है आपका ये 2 है और ये रेशियो लेट से 4 है ना, ये रेशियो आपका क्या है, ये 2 है और ये रेशियो 4 है। अब मैं आपसे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। कि इस पे जब आप इसको ध्यान रखना कि जब भी इस तरह का डायग्राम आपको मिलेगा, एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कुछ ऐसी कि आप इसको ऐसे एक्सटेंड कर लो, यू कैन एक्सटेंड दिस लाइक दिस। अगर आपने एक्सटेंड किया तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसको ए पॉइंट बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ, इसको सी बोलता हूँ और इसको डी बोलता हूँ, इसको ई बोलता हूँ, तो ऑल्दो क्वेश्चन में मे भी आपको इतना ही पार्ट दिखाया जाए, बट अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हो जाता है इस फॉर्मेट में। और जहाँ पर आपको पता है कि जो ए डी ई है, जो ए डी है, क्योंकि आपका ये डी ई और इसको मैंने पहले ही बोला था कि ये बी सी पैरेलल है, तो ए डी जो होता है वो सिमिलर किसके होता है, ए बी सी के, ए बी सी के सिमिलर होता है। तो अगर ये इसके सिमिलर होता है तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। कई बार तो क्वेश्चन देखो इस तरह के भी बन जाते हैं, मतलब इसको वो सिमिलैरिटी के बजाय इसको इतना आसान बना देते हैं कि इसको बोल देते हैं कि देखो 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री हो गया और ये आपका एंगल भी 60 डिग्री उन्होंने दे दिया, राइट, इस तरह का डायग्राम मान लिया दिया है आपको, तो फिर ये एंगल क्या होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, यानी पूरा ट्राइंगल आपका क्या बन जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया तो आप उसका एरिया निकाल सकते हो, पेरीमीटर निकाल सकते हो, सब कुछ निकल जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है तो ये 60 है तो आपने इसको एक्सटेंड किया, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला केस है तो। बाकी जनरल केस में भी इस तरह के डायग्राम्स बनेंगे, वो मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो दिखाऊंगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखो आप, इसमें क्या क्या आप निकाल सकते हो आप, ये ए बी सी बन गया जब मैंने एक्सटेंड किया। तो ध्यान रखना कि जब ये 60-60 अगर उसने आपको प्रोवाइड कर दिया, अगर उसने आपको ये 60-60 प्रोवाइड कर दिया तो देन कुछ बचता नहीं क्वेश्चन में, फिर आप कहोगे ये भी 60 होगा, एक्सटेंड करेंगे, राइट, फिर ये 2 60 है तो ये भी 60 ही होगा, फिर आप कहोगे ये 2 है तो ये 2 बनेगा, ये भी 2 बनेगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ये भी 2 बनेगा, ये भी 2 बनेगा, राइट। अब वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप ये बता दो कि इसका जो एरिया है ट्राइंगल, अभी जो मैंने आपके सामने लिखा है, या फिर ये जो आपके सामने एक समलम चतुर्भुज है, ठीक है, उसका एरिया आपसे पूछ सकते थे। ये इन्फॉर्मेशन दे के आपसे पूछते कि बताओ एरिया जो है बी डी ई सी का क्या है,
BDEC का एरिया क्या है। तो अब देखो कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन करना, राइट, इट्स वेरी इजी नाउ। तो अभी यहाँ पर तो इक्वल ट्रायंगल से डायरेक्ट हो जा रहा है, बट सिमिलैरिटी जो है वो भी आपको कई केसेस में मदद करेगी। वो केसेस आपके बाद में होंगे जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, बट ये अंडरस्टैंड करना है कि इसको एक्सटेंड करके ऐसे बना सकते हैं। अब अगर आपको एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे, आप कहोगे ये वाला इक्वल ट्रायंगल है, छोटा इक्वल ट्रायंगल है क्योंकि ये भी 60-60 बनाएगा, और एक बड़ा इक्वल ट्रायंगल। अब देखो मैं कैसे करा रहा हूँ, आप एक चीज़ बताओ मुझे, आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं इस छोटे वाले इक्वल ट्रायंगल का एरिया, जिसलिए मैंने क्वेश्चन लिया आपको समझाने के लिए, मैंने मान लिया कि 1 है, मैंने मान लिया, जो कि 1 है नहीं, मैंने मान लिया कि 1 है। तो अगर इस छोटे वाले इक्वल ट्रायंगल का मेरा एरिया 1 है, तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो बड़ा वाला इक्वल ट्रायंगल है उसका एरिया कितना होगा। तो आप कहोगे देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, 2 गुना है ना। अगर मैं बड़े वाले इक्वल ट्रायंगल की बात करूं तो बड़े वाले इक्वल ट्रायंगल का जो साइड है वो छोटे वाले इक्वल ट्रायंगल का कितना है, 2 गुना है। तो अगर साइड 2 गुना है तो एरिया कितना होगा, 4 गुना होगा। तो आप कहोगे अगर आपने इसका एरिया माना है 1, इसका एरिया माना है 1 छोटे वाले का, तो पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 4 होगा। साइड 2 गुना है तो एरिया 4 होगा। एरिया अगर 4 होगा तो आप कहोगे सिर्फ ये जो चतुर्भुज है यहाँ पर, इसका एरिया कितना होगा, फिर 3 होगा, तभी 3 और 1 4 बनेगा। तो अब कैसे निकलेगा कि इस वाले इक्वल ट्रायंगल का जो भी एरिया है, मान लिया इस वाले इक्वल ट्रायंगल का जो भी एरिया है वो 2 है, तो 2 पे क्या बनेगा आपका √3/4 इंटू 4 यानी √3। अभी मैं इसको √3/4 a² लिख के दिखा रहा हूँ इक्वल ट्रायंगल का एरिया। जब स्टैंडर्ड ट्रायंगल पढ़ा दूंगा तो ये भी नहीं लिखना आपको। तो ये √3 है, आप कहोगे अगर इस छोटे वाले का √3 है तो इसका कितना हो जाएगा, 3 गुना है ना। ये केवल इसका एरिया पूछ रहा है जिसका, तो ये हो जाएगा 3√3 आसानी से निकल गया, इसमें कोई चैलेंज होना नहीं चाहिए। आपको ये लिखने की ज़रूरत भी थी नहीं वैसे, 2 और 2, तो मैंने ऐसे लिख के दिखा दिया कि अगर पूरा मालूम है मुझे कि 4 है तो ये 2 ही होगा, नीड नहीं है उसकी, वो भी लिखने की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, राइट। तो इसमें बहुत कुछ चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे आपने कहा कि मान लिया मैं आपसे ये पूछ लूँ कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, मैं आपसे मान लिया इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो आप कहोगे इस ट्रायंगल में अगर हम बात करते हैं इक्वल ट्रायंगल में, तो ये वैल्यू जो होगी वो, जब ये साइड 2 है तो ये √3 होता है अल्टीट्यूड। आप निकाल भी सकते हो चाहो तो, या तो आप 30 60 90 ट्रायंगल से निकाल लो, ठीक है। वहाँ मिल जाएगा कि भाई अपोजिट टू 90 अगर 2 है तो अपोजिट टू 60 क्या होता है, √3 होता है, ठीक है। तो ये अगर √3 तो मैं पूछ सकता हूँ कि ये कितना होगा। तो आप कहोगे फिर से बहुत आसान है कि ये अगर √3 है और छोटे वाले ट्रायंगल का बड़े वाले ट्रायंगल से रेशियो क्या है, स्केल फैक्टर 2 है, तो आप कहोगे ये पूरा क्या होगा, फिर ये पूरा 2√3 होगा। अगर ये √3 है तो यही करस्पॉन्डिंग लेंथ बड़े वाले ट्रायंगल में 2√3 होगी, तो इतना केवल कितना होगा, √3 होगा, तभी √3 + √3 बनेगा। तो बहुत सारे तरीके हैं इन चीज़ों को समझने के, करने के। धीरे धीरे करके सिमिलैरिटी जैसे क्लियर होती जाएगी आपको और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आने लगेंगी, तो परेशान नहीं होना है। इन केसेस को बहुत अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करना है। जैसे मैं अब सिमिलैरिटी एक और दिखाता हूँ आपको, क्वेश्चंस होंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होगा, बट मैं आपको एक केस और दिखाता हूँ। लेट्स से मैंने आपके सामने एक ये लिया है समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम लिया। अब ट्रेपेजियम में क्या है, ये साइड इसके पैरेलल है, मान लिया आपको दे दिया गया ABCD। बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। इसको मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। जब मैंने ये दोनों चीज़ें ज्वाइन कर दी, अब आप एक चीज़ ध्यान से बताओ कि अगर ये एंगल मैंने थीटा लिया तो क्या ये एंगल थीटा होगा, राइट। अल्टरनेट एंगल्स ना, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल हुए ना, ये बराबर होते ना। जब भी 2 पैरेलल लाइंस होती हैं, यहाँ 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये ऐसे है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये इक्वल होता है, तो ये इक्वल हो गया तो ये थीटा हो गया। सेम चीज़ यहाँ आप कह सकते हो कि इस एंगल को मैं बोलूँगा फाई, तो ये एंगल भी हो जाएगा फाई। और ये दोनों क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये लाइन में क्या होता है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या हो गया, तीनों एंगल बराबर हो गए कि नहीं हो गया, राइट। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, जब भी वो बात करेगा समलंब चतुर्भुज की, ट्रेपेजियम की, और डायगोनल्स आप ड्रॉ करोगे, तो ये और ये जो ट्राइंगल्स होते हैं, ये और ये जो ट्राइंगल्स होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर। इनका बेस क्या है, पैरेलल वाले साइड्स। तो जो पैरेलल वाले साइड्स पे ट्राइंगल्स बनते हैं 2, वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। आप कहोगे इसका क्या फ़ायदा, इसका फ़ायदा क्या है कि बहुत सारे सवाल पूछ लेते हैं। कहते हैं कि देखो इसका रेशियो अगर 1:3 है, DC का रेशियो AB से दे दिया, DC का रेशियो AB से प्रोवाइड कर दिया 1:3, ठीक है। तो साइड रेशियोज आपको मालूम चल गए। एरिया रेशियो पूछ लेते हैं कई बार, तो बहुत आसान है, वो तो 1:9 हो जाएगा सीधे।
50 चीज़ें पूछ सकते हैं आपको, ये कुछ दे के ये कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। कई बार एंगल आपको फेवरेबल दिया जा सकता है, मे बी यही एंगल आपको उठा के दे दें कुछ 30 डिग्री करके कुछ, तो देर आर मेनी पॉसिबिलिटीज दैट विल इमर्ज। बट इंपॉर्टेंट आपको ये समझना है कि ये दोनों जो ट्राइंगल हैं दे आर सिमिलर। ट्राइंगल तो चलो सिमिलर हो गए, लेकिन ट्राइंगल सिमिलर होने के बाद भी कई बार मिस्टेक्स लोग कर देते हैं जब उनको सिमिलैरिटी लगानी होती है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स को समझना ज़रूरी है। देखो करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, थीटा के अपोजिट में ग्रीन बना रहा हूँ, तो ये साइड और इस नीचे वाले ट्राइंगल में थीटा के अपोजिट कौन सी साइड है, ये साइड, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ध्यान देना। ऐसे ही आपको ये देखना है कि फाई के अपोजिट साइड्स कौन सी हैं। फाई के अपोजिट साइड्स इस वाले ट्राइंगल में तो ये है, इस वाले ट्राइंगल में ये है, क्लियर। बाकी अब जो बचा है वो तीसरा हो गया, जो बचा है वो तीसरा होगा, तो वो भी मार्क कर लो कि ये वाली साइड जो है DC इस केस। तो अगर अब आपको रेशियो लिखना है तो कैसे लिखोगे, आप कहोगे कि ये OD का जो रेशियो होगा, OD का जो रेशियो होगा OB से, ये करस्पॉन्डिंग साइड हुई, इज इक्वल टू जो आपका OC का रेशियो होगा फ्रॉम OA, ठीक है। छोटे वाले ट्राइंगल से बड़े वाले ट्राइंगल का रेशियो ले रहा हूँ, तो इसलिए OD यहाँ ऊपर था, OB नीचे था, फिर आपका OC ऊपर है, OA नीचे है, फिर बराबर यही हो जाएगा आपका DC छोटा वाला बड़ा AB। तो दैट इज़ हाउ यू विल राइट द रेशियोज। इसमें आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर से देखिए उसी ट्राइंगल के केस में वापस आता हूँ और मैं आपको कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग बताऊँगा। जैसे ये पैरेलल वाला केस जो था, ये पैरेलल वाला केस है A B C D E, लेट्स से मैं कह रहा हूँ DE जो है BC के पैरेलल है, तो D अगर BC के पैरेलल है तो देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी। जैसे मैंने मान लिया कहा कि ये जो रेशियो है 1 रेशियो आपको दे दिया गया है 4, ये 1 दे दिया मैंने आपको लेट से, और मैंने कहा कि ये जो वैल्यू है AD और ये है आपका 3, और रेशियो के फॉर्मेट में लिखा लेट से, नॉट 1 and 3, बट AD मैंने कहा कि AD to AB जो है आपका ये 1:3 है। तो आप कहोगे अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, दैट्स हाउ यू कैन राइट। या अदर वे आउट ऑल्सो है कि अगर ये ट्राइंगल आपको दिया है सिमिलर कुछ इस तरीके से, और कई बार आपको यही दे देगा कि ये 1 है ये 2 है, तो अगर ये और 1 और 2 है तो ये क्या हो गया, पूरा 3 हो गया। तो कई बार लोग इसको ऐसे रटते हैं कि AB का रेशियो जो भी होगा, आई मीन कहते हैं कि जो AD का रेशियो है आपका AD प्लस DB से, AD का रेशियो AD प्लस DB से, दैट विल बी इक्वल टू AE का रेशियो AE प्लस EC से। बात वही है, छोटे वाले ट्राइंगल का बड़े वाले ट्राइंगल से करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हम मैच कर रहे हैं, तो वहाँ कोई चैलेंज नहीं है। अब जब आपने ये 1 और 2 बोल दिया तो आप कहोगे छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया, क्योंकि ये पैरेलल है तो छोटा और बड़ा सिमिलर हो जाता है, इसका एरिया अगर 1 है तो पूरे का एरिया कितना होगा, करस्पॉन्डिंग साइड 3 है। अगर ये 1 बोल रहा हूँ तो पूरे का एरिया क्या हो जाएगा, 9, पूरे का एरिया 9 है तो इसका एरिया क्या होगा, 8। तो कई बार ये एरिया रेशियो अगर पूछ लिया हमसे तो हम बता सकते हैं कि ये 8 होगा। तो सिमिलरिटी को मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको यूज़ करना सिखाऊंगा, क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। बट जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग सिमिलरिटी आपको कहीं ना कहीं देनी है वो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कहीं ना कहीं मिल रही होगी। दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब देखिए मैं थोड़ा सा समय लूँगा और आपको कॉन्ग्रुएंसी क्लियर कर देता हूँ, सर्वांग समता। एक बार कॉन्ग्रुएंसी क्लियर हो गई तो फिर आपको सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में थोड़ा सा अंतर नज़र आ जाएगा। सर्वांग सम इतना आसान है सब कुछ कि पूछिए मत। देखिए एक टर्म था सिमिलरिटी में, हिंदी में लिखा था समरूप, लिखा था सिमिलर, सिमिलर समरूप। देखिए जब दो चीज़ें सिमिलर होती हैं ना तो उनका एग्जैक्टली सेम होना ज़रूरी नहीं है, सिमिलर हैं। कहते हैं तुम्हारा नेचर मेरी तरह है, तो तुम्हारा नेचर मेरी तरह, कहते हैं कि माई नेचर इज सिमिलर टू यू। सिमिलर होने का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल सेम है, क्योंकि दो इंसान बिल्कुल सेम हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ऐसा होता तो कितना पीस होता वर्ल्ड में, ठीक है। एक घर में लोग सोच सेम नहीं होती है, पर क्या होता है कि जब हमें लगता है कि यार थोड़ा थोड़ा मेरी तरह सोचता है ना ये, तो कह देते हैं सिमिलर है। तो सिमिलर का मतलब सेम नहीं होता है, ठीक है। मैंने वही होता है कि ये शेप सेम होता है, साइज कैन बी डिफरेंट। पर जब हम बात करते हैं सर्वांग समता की, तो ये कह रहा है कि लेट से हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं
और अगर मैं दो ट्राइंगल्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं तो तेरा नाम देखना, दो ट्राइंगल की सर्वांग समता कैसे होगी, सर्व अंग समता, सम, सारे अंग सेम होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब मेरा एक छोटा सवाल है जो आपको देखना, दो ट्राइंगल मैंने कहा तो ये ट्राइंगल है लेट से, और यहां पर जो है एंगल्स जो हैं वो क्या होने चाहिए सर्वांग समता के केस में। तो सर्वांग समता जो होती है दो चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है। पहला कि ट्राइंगल सिमिलर तो होने ही चाहिए, क्योंकि अगर वो सिमिलर नहीं होंगे ना तो काम ही नहीं बनेगा। सर मतलब कहते ना कि दो ट्राइंगल का सिमिलर होना ही है, वो सिमिलर होने चाहिए, सिमिलर नहीं होंगे तो वो सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे। कॉन्ग्रुएंसी के केस में एक्चुअली होता क्या है कि दो ऐसे ट्राइंगल्स की हम बात कर रहे हैं जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएं बिना जूम इन जूम आउट किए हुए। सिमिलैरिटी में तो हम कहते थे कि भाई जूम इन जूम आउट करके एक ना एक केस ऐसा होगा जहां वो सुपर इम्पोज हो जाएंगे तो वो सिमिलर है। सर्वांग समता कहता है कि दोनों एक्चुअली में एक दूसरे का रेप्लिका होना चाहिए, जूम इन जूम आउट करने की ज़रूरत नहीं है। रेप्लिका इस तरह से हो कि एक दूसरे के ऊपर रखो, सुपर इम्पोज हो गए, तो ऑब्वियसली वो सिमिलर तो ही हैं, लेकिन साथ ही साथ एक कंडीशन और जुड़ जाती है कि उनके एरियाज़ भी इक्वल हो जाते हैं। अगर मैं ये कंडीशन लिख दूं कि कोई भी दो ट्राइंगल अगर वो सिमिलर है तो उनका आकार आकृति सेम है, और फिर मैंने कहा कि उनका एरिया भी बराबर है। अगर उनका एरिया भी, क्षेत्रफल भी बराबर है, एक तरफ आपने कहा सिमिलर है, एक तरफ आपने कहा एरिया बराबर है, तो दे विल बी 100% रेप्लिका ऑफ ईच अदर। और अगर वो 100% रेप्लिका अगर एक दूसरे के हो गए तो वो सुपर इम्पोज हो जाएंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि सिमिलैरिटी का ही, दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो उसी का ही एक स्पेशल केस कॉन्ग्रुएंसी होता है। मतलब अगर मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख दूं कि टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, दो सर्वांगसम त्रिभुज आर ऑलवेज सिमिलर ट्राइंगल्स, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। जो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिमिलर नहीं है। सिमिलर की हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तीनों एंगल बराबर होंगे, तीनों साइड्स बराबर होंगे, तो सिमिलर तो ही है भाई। तीनों एंगल बराबर हो गए तो सिमिलैरिटी की कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, दो सर्वांगसम त्रिभुज हमेशा सिमिलर होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगर मैं आपसे कहूं कि टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, तो ये गलत है। ऑलवेज शब्द गलत है। ऑलवेज शब्द का इस्तेमाल, टू सिमिलर ट्राइंगल्स कैन बी कॉन्ग्रुएंट बट टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर नॉट ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको समझना है कि सिमिलैरिटी का ही स्पेशल केस कॉन्ग्रुएंसी हो जाता है। कब? जब हम बात करते हैं दोनों ट्राइंगल के सेम होने की। अब आप कॉन्ग्रुएंसी में बहुत सारे केस रट रखे हो, जरूरत ही नहीं है। आपसे मैं एक बात पूछता हूं कि मेरे पास मान लिया दो ट्राइंगल्स हैं, ध्यान से समझना बहुत अच्छे से, ABC, PQR। आपने इनको सिमिलर प्रूफ करा, कैसे करा मैं बताता हूं। आपने पहले प्रूफ किया कि एक एंगल बराबर है, फिर आपने प्रूफ कर दिया कि दूसरा एंगल बराबर है, सिमिलर प्रूफ हो गए। लेकिन सिमिलर प्रूफ करने से ट्राइंगल्स समरूप तो हैं। जैसे मैं कह रहा हूं ये केस भी तो है, छोटा सा हो मान लिया, ये भी θ1 है θ2 है, साफ साफ दिख रहा है कि ये P', Q', R' जो ट्राइंगल है ये ABC के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, छोटा दिख रहा है साफ साफ, लेकिन सिमिलर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा जरा बताओ, एक चीज़ और प्रूफ करनी है। आप कहोगे कि ये जो θ1 वाला एंगल है, ये जो θ2 वाला एंगल है, इनको इंक्लूड करने से जो साइड बन रही है, जैसे ही मैंने कहा कि एक एंगल मैंने थीटा लिया, एक एंगल थीटा लिया, तो दो एंगल्स आपने लिया और उनके बीच का साइड मैंने क्या लिखा है कि दो एंगल्स और उन दोनों एंगल्स को इंक्लूड करने वाला साइड जो है, राइट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है इसमें समझने के लिए कि दो एंगल्स और उनके बीच वाला साइड इंक्लूडिंग साइड, है ना। नोटेशन बुक में क्या है फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि दो एंगल्स और उनको इंक्लूडिंग साइड। ये देखो ध्यान से, आपने कहा कि अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हैं समरूप हो गए, लेकिन अगर मैं ये भी प्रूफ कर दूं कि ये भी बराबर है आपस में,
जैसे ही मैंने ये भी प्रूफ कर दिया दो सिमिलर ट्राइंगल में कि उनके इंक्लूडिंग वाला जो साइड है ना वो भी बराबर है, हो गया काम, खत्म हो गया, राइट, क्वेश्चन डन। फिर देखो आप पढ़ते हो एक और चीज़, आप पढ़ते हो कि भाई मान लिया ये एंगल थीटा है और आप पढ़ते हो कि ये एक और ट्राइंगल है जहाँ पर ये एंगल थीटा है, पढ़ते हो। अब देखो मान लिया मैंने कहा कि लाइन सेगमेंट है, मैं एक छोटा सा यहाँ पर बना देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप खुद ही सब कुछ समझ जाओगे। आप कहते हो कि ये मेरा एंगल है, ये मेरा एंगल है। अब इस सेम एंगल पे अगर मैं लाइन सेगमेंट बनाता हूँ तो अलग अलग लेंथ की कई सारी लाइन सेगमेंट बन जाएंगी, अलग अलग लेंथ की कई सारी लाइन सेगमेंट बन जाएंगी। लेकिन मुझे अगर इसको प्रूफ करना है कि एक ही एंगल दिया हुआ है और मुझे अगर ये प्रूफ कर देना है कि ये ट्राइंगल जो है ये सर्वांगसम भी है यानी कॉन्ग्रुएंट भी है, तो आप कहोगे मैं करूँगा क्या, समहाउ मैं देखो क्या करूँगा, मैं कहूँगा मेरे पास एक साइड है, मेरे पास दूसरी साइड है और उन दोनों साइड्स के बीच में एक एंगल है, साइड एंगल साइड, देखना ध्यान से, दो साइड्स है और उनके बीच में एक एंगल है, तो दोनों साइड्स हैं उनके बीच का एंगल है। अब मैं क्या करूँगा, यही करूँगा कि मैं कहूँगा देखो ये साइड्स भी बराबर कर दो, राइट, दो ट्राइंगल में एक साइड इसके बराबर कर दो, दूसरी साइड इसके बराबर कर दो और उनके बीच का जो एंगल है वो भी बराबर कर दो, तो फिक्स हो गया ट्राइंगल कि नहीं। अब ये हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो कहने का मतलब है जो सिमिलैरिटी के केसेस आप पढ़ते हुए आए हो ना, सिमिलैरिटी के केसेस अगर पढ़ते हुए आए हो, अब बात करेंगे तीसरा केस, भाई दो ट्राइंगल हैं, अगर आप उसकी तीनों साइड्स बराबर कर दो तो भी ये सर्वांगसम हो गया। आप कहोगे दो साइड पे क्या प्रूफ कर सकते हैं कि ट्राइंगल सर्वांगसम है, नहीं, देखो ध्यान से, मैंने कहा कि आपके पास आपने दो साइड्स प्रूफ कर दी, मान लिया कि इस ट्राइंगल की दो साइड्स आपस में बराबर है। केवल दो साइड बराबर होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दो साइड बराबर पे आप अगर इसको रोटेट करोगे ना तो ये भी पॉसिबिलिटी बनेगी, वही साइड अगर मैं थोड़ा सा इधर घुमा दूं तो उनके बीच का एंगल चेंज होता रहेगा। तो केवल दो साइड बराबर प्रूफ करने से दो ट्राइंगल में सर्वांगसमता नहीं आती है, आपको करना ये भी पड़ता है कि तीसरा भी प्रूफ करना पड़ता है बराबर है। जब तीनों बराबर हो गए तो ट्राइंगल क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, तो उसको आप बोलते हो ट्रिपल साइड। तो सिमिलैरिटी से एक एक्स्ट्रा केस हमें आगे बढ़ना पड़ता है ये करने के लिए कि मैं उस साइड को भी फिक्स कर दूं कि डायमेंशंस भी बराबर हो जाएं। तो यही एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है जिसको आप 50 बार रट के बैठे हुए हो, ASA, SAS, SSS ऐसे करके आस पास पता नहीं क्या क्या करते रहते हो, आस सास असा SSS। इट इज़ नॉट नीडेड, ये कुछ भी एडिशनल ज्ञान नहीं है, तो इनको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट अंडरस्टैंड इट हाउ इट इज़ हैपनिंग। इफ़ यू अंडरस्टैंड कि भाई सर्वांगसमता क्या है, सिमिलैरिटी क्या है, ये चीज़ें कहाँ परेशान कर सकती हैं आपको, कुछ है ही नहीं इसमें दम, आसानी से आप इसको कर लोगे। तो देखो ये जो डिस्कशन है सिमिलैरिटी का, मेरी ये इच्छा है कि आप इसको बहुत बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करें, ग्रैस्प करें, क्योंकि जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना इतनी काम की हैं। क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू डोंट हैव क्लैरिटी कि सिमिलैरिटी क्या है, कॉन्ग्रुएंसी क्या है, किताबी भाषाओं के टर्म्स में अगर उलझे हो तो परेशान रहोगे। अगर आप इसको आज समझ गए ना, मैं सारी चीज़ें बहुत आसान बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। ज्योमेट्री में इस चीज़ पे मैं काफ़ी टाइम देना चाहता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल, दैट्स इंपॉर्टेंट। पढ़ाने को तो 5 मिनट में ख़त्म हो जाता है सब कुछ, बट आई एम गिविंग यू मोर एंड मोर एक्सपोजर। फाउंडेशन ऐसा बना रहा हूँ आपका, राइट। फाउंडेशन जब स्ट्रांग बनेगा तो बिल्डिंग बहुत ऊंची खड़ी होगी और मजबूत, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन में मज़ा आया होगा। नेक्स्ट लेसन में आप सीखेंगे स्टैंडर्ड ट्राइंगल में स्पेशली इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो बहुत कारगर चीज़ है, जो हमारे बहुत काम आएगी, ठीक है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट टाइम।